हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो पूरे सिलेबस से है, यानी कि चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सिक्स, 10th, 11th, यानी आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उस चैप्टर से हम जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसकी हम वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन और उसके आंसर करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे इसमें दी गई जो सारी एमसीक्यू है इसकी रिवीजन आप कर सकें। तो अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की जाए जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो आप तक वो पहुँच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, और आपको ये बताना है कि ये किस तरह की अभिक्रिया है, यानी कि ये आपको बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप सभी देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि द। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन अभी आपका इसी तरह से दे रखा है कि आपको पढ़ना है, आप इसमें बताना है कि उसमें कौन सी अभिक्रिया है। तो ये कौन सी क्रिया है, ये भी क्या है, ऑप्शन ए सही है, यानी कि ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे। चलते हैं सेकंड थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह पूछ रहा है कि रासायनिक जो समीकरण में जो जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कह लीजिए या तो स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर इसी तरह आपको एक दिया है समीकरण है, फिर आपको बताना है कि ये कौन सी विक्रिया हो रही है यहाँ पर। तो ये इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि द हो जाएगा और ब हो जाएगा। तो द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 में भी इसी तरह देखेंगे। तो इसमें भी आपको ये पूछा गया है कि ये कौन सा रासायनिक उदाहरण है। तो ये भी इसका राइट आंसर ऑप्शन स हो जाएगा, यानी कि सॉरी। तो इसमें आपसे बताया गया कि ये क्या कौन सा क्रिया है, ये आपका क्या है, अपघटन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 6 है प्यारे बच्चों कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये आपको बताना है कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण क्या कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उपचयन अभिक्रिया में, यानी कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। तो ये है इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों की अभिक्रिया जो दिया गया है इसको आपको बताना है कि ये अपचयन हुआ है, किसका हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि द। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से तीव्र रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि निम्नलिखित में से जो रासायनिक का जो तीव्र अभिक्रिया है ये आपको कौन सा, ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम का जलना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आपको इसमें से बताना है कि द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ऑप्शन ए है। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है कि खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए कौन सी गैस उपयुक्त है, यानी कि प्रयुक्त की जाती है। तो ये आपको बताना है। तो ये गैस है नाइट्रोजन है, यानी कि ऑप्शन सी, यानी स सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किन तरीकों से अधिक सूचनात्मक बनाया जा सकता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किन तरीकों से अधिक क्या है, सूचनात्मक बनाया जा सकता है। तो ये बनाया जा सकता है उपयुक्त सभी से, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि इसमें ये भी सही हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी, क्योंकि सभी सही है तो उपयुक्त।
क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चों की निम्नलिखित समीकरण का कौन सा रूप है संतुलित है, ये आपको बताना है। इस समीकरण का जो कौन सा रूप संतुलित है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन द। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर का ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखा है, क्योंकि इसका जो ऑप्शन जो सही होगा, ये ऑप्शन जो आपका सही होगा ऑप्शन बी। बी सही है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको देखा है, आपको बताना है कि ये किस तरीके की एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डी है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16 प्यारे बच्चों, इसको पढ़ना है। इसके पढ़ने के बाद आपको बताना है कि ये कौन सी क्रिया है। तो ये है ऑप्शन सी, सही हो जाएगा, यानी ऊष्मीय अपघटन। क्वेश्चन नंबर 17 प्यारे बच्चों की आपको जस्त बताना तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जो अभिक्रिया से बनने वाली जो गैस होती है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इसे कहते हैं हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अपचयन अभिक्रियाओं से, यानी अपचयन अभिक्रियाओं से क्या होता है। तो इसका जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चांदी पर जो काले रंग की जो परत होती है, वो उसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है आपका इसमें बद रखा है, यानी कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संक्षारण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या है इसी में चैप्टर सेकंड के एमसीक्यू देखने वाले हैं, क्योंकि अब तक हम फर्स्ट के देख रहे थे। तो ये जो आपका चैप्टर जो आपका सेकंड है, ये अम्ल क्षारक एवं लवण से है, क्योंकि हम सारे सिलेबस से एमसीक्यू करने वाले हैं। तो ये अम्ल क्षारक एवं लवण से है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि बेकिंग पाउडर है, यानी कि बेकिंग पाउडर कौन सा, ये आपको बताना है। तो ये कौन सा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन होते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन थर्ड है कि इमली कौन सा अम्ल होता है, यानी कि ये जो इमली है कौन सा अम्ल होता है। तो ये ऑप्शन सी, यानी कि टार्टरिक होता है। क्वेश्चन 4 है कि धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है, यानी कि धावन सोडा है, इसका जो रासायनिक सूत्र है ये आपको बताना है कि क्या होता है। तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 की एक क्षारीय विलयन का जो है पीएच मान होता है, ये आपको बताना है कितना होता है। तो ये होता है कितना है, तो 8 से 14 तक होता है पीएच मान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है आपका कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो निम्न में से जो दुर्बल अम्ल है वो कौन सा है, वो कौन सा है बेटा, वो ऑप्शन सी, यानी कि H2CO3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अम्लों का स्वाद होता है, यानी कि अम्लों का जो स्वाद होता है वो कैसा कैसा होता है। तो ये खट्टा होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और पीएच स्केल की खोज की थी, यानी कि पीएच स्केल की खोज की थी, ये किसने की थी, ये आपको बताना है। तो ये सोरेनसन ने की थी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उसकी प्रकृति कैसी होती है,
यानी एक जो विलन होता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उसकी जो प्रकृति कैसी होती है, तो वो अम्लीय होती है। यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है कि एक अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है ये क्या होता है। तो एक जो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 से लेके 6 तक। तो हम क्वेश्चन चैप्टर 3 को करने वाले हैं कि धातु एवं अधातु से। पहला क्वेश्चन कि मरकरी कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है। जो मरकरी है कमरे के ताप में किस अवस्था में पाई जाती है आपको बताना है। तो ये पाई जाती है कि द्रव अवस्था में, यानी कि मरकरी जो कमरे में पाई जाती है कमरे के ताप पर जो ये क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि किसने बहुत पतले तार खींचे जा सकते हैं, यानी किनसे किनसे बहुत पतले तार खींचे जाते हैं जो नीचे दिए गए इनमें से। तो आपको पता है कि जो धातुओं से ही खींचा जा सकता है। तो कौन सी जो धातुएं हैं ऊष्मा की बुरी चालक होती हैं। तो ये होता है लेड और मरकरी, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन 4 है कि तांबे का रंग होता है, यानी कि तांबे का रंग कैसा होता है ये आपको बताना है। तो ये लाल भूरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध अवस्था में धातुओं की सतह कैसी होती है, यानी शुद्ध अवस्था में धातुओं की सतह कैसी होती है ये आपको बताना है। तो ये क्या होती है, चमकीली होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो कौन सी धातु में सर्वाधिक आघातवर्धनी होती है। तो ये होता है आपका बी, यानी कि सोना चांदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 है आपका कि कौन सा जो धातु कमरे के ताप पर द्रव है, यानी कि कौन सा जो तत्व है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो ये रहती है मरकरी, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सर्वाधिक तन्य धातुएं कौन सी है, यानी कि सर्वाधिक जो तन्य धातु है वो कौन सी होती है, वो होती है सोना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी धातुओं को आसानी से काटा जा सकता है ये आपको बताना है, यानी कि कौन सी धातुओं को आसानी से काटा जा सकता है ये आपको बताना है। तो ये सोडियम तथा पोटेशियम को काटा जा सकता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे मेरे बच्चों कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती हैं, यानी कि जब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं तो ये कौन सी गैस आपको देती हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने वाले जो तत्व होते हैं ये क्या कहलाते हैं। ये कहलाते हैं ऑप्शन सी, यानी कि धातु। अगला क्वेश्चन है तो धातुएं क्या सामान्यतः होती हैं, धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं। ये तो धातु अक्सर क्या होती हैं, कठोर होती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम जैसी धातुओं का रंग होता है ये कैसा होता है ये आपको बताना है। तो एल्यूमिनियम तथा जो मैग्नीशियम जैसी जो धातुएं होती हैं इनका जो रंग होता है अक्सर क्या होता है, ये सफ़ेद होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि 1 ग्राम सोने से कितने लंबी तार बनती है, यानी कि 1 ग्राम सोने से जो कितनी लंबी तार बनती है ये आपको बताना है। तो ये बनती है आपके 2 किलोमीटर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो अधातुएं हैं आवर्त सारणी में किस तरफ पाई जाती हैं। तो आप सभी को पता है दाईं ओर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो धातुएं जो होती हैं ये विद्युत की होती हैं, क्या होती हैं आपको बताना है। तो धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 को देखने वाले हैं, यानी कि जो चैप्टर 6 है उससे हम करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ये है आपका जो है चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो पहला क्वेश्चन है अमीबा में भोजन का अंतः ग्रहण होता है ये कहाँ होता है ये आपको बताना है, या किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि कूटपाद द्वारा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्यारा बच्चों कि भोजन में कोई पाचक रस नहीं मिलता है। तो ये कहाँ नहीं मिलता है, तो ये आहार नली में नहीं मिलता, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और हाँ, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, क्योंकि ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई गई है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर साइंस की एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो बना दीजिए, तो टाइम न रहते हुए फिर भी हमने आप लोगों के लिए बनाया है। तो
कुछ हद तक आपको क्या है इससे हेल्प मिल सकती है। और सबसे तरीका ये है कि आपको सही प्रकार से अगर तैयारी करनी है साइंस की, तो बेटा जितने भी चैप्टर आपके साइंस के सिलेबस में दे रखे हैं उन चैप्टर को चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट रूप से पढ़ना है। चाहे आपके पास कोई भी बुक हो, अगर कोई बुक नहीं भी है तो आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल होगा बेटा, तो उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उसको जल्दी पढ़ के आप कवर कर सकते हो। जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन होता है ये तो केवल पास होने के लिए होता है, लेकिन अगर कंप्यूटर से अच्छे नंबर के लिए अगर होता है तो एक चैप्टर वाइज पढ़ा जाता है प्यारे बच्चों। ये आप भी जानते हो, तो उसको जरूर पढ़ के जाएं आप। थर्ड क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त दाब सामान्य मान है, यानी कि मनुष्य में जो रक्त दाब होता है ये सामान्य मान है। तो ये कौन सा होता है? ये आपका ऑप्शन बी सही जगह। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे प्यारे बच्चों कि आप पढ़िए, लेकिन कुछ ज़्यादा मैटर ना पढ़ के जितना आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन उसकी रिवीजन नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या है जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो कन्फ्यूज होते हैं कि ये सही है या वो सही है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके साथ ऐसी गलती ना होने पाए। जितना पढ़ें उसकी बार बार रिवीजन करें, ज़्यादा ना पढ़ें तो अच्छा, कम पढ़ें और रिवीजन करें। तो चैप्टर वाइज ज़रूर पढ़े प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 4 है कि इमल्सीकरण का अर्थ है क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो अर्थ है ऑप्शन डी, वसा कणों की छोटी छोटी गिलिकाओं को तोड़ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि श्वसन क्रिया होती है, यानी श्वसन क्रिया होती है कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रियम होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि मनुष्य में वृक्को होते हैं, यानी कि कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अमोनिया यूरिया में परिवर्तित होता है। तो ये अमोनिया जो यूरिया में परिवर्तित होता है यह कहाँ पर होता है? ये यकृत में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका कि हरे जो पौधे की जो पोषण विधि कहलाती है यह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है स्वपोषी, यानी ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी कि जो पचे हुए भोजन है इसका अवशोषण होता है कहाँ पर होता है? ये छोटी आंत में होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि अवायवीय श्वसन में उत्पाद होता है, तो कहाँ होता है? ये ऑप्शन डी सही है, अल्कोहल तथा लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे बच्चों की वृक्क धमनी अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थों को लाती है, ये कहाँ पर लाती है? तो ये लाती है आपका कहाँ पर? वृक्क में, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन 12 है कि मूत्र वाहिनी खुलती है, मूत्र वाहिनी खुलती है कहाँ पर खुलती है? ये मूत्राशय में, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भोजन के अंदर लेने की जो क्रिया है क्या कहलाती है? भोजन के अंदर लेने की जो क्रिया क्या कहलाती है? ये अंतर्ग्रहण कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वायवीय श्वसन में एटीपी के अणु बनते हैं, कितने बनते हैं? 38 बनते हैं। ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है कि विलाई दीर्घ रोम जिसे कहते हैं क्षुद्रांश बढ़ाती है, क्या बढ़ाती है? ये क्षेत्रफल को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अब हम करने वाले हैं जो चैप्टर आपका 10 है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसको हम एमसीक्यू करने वाले हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से। पहला क्वेश्चन है कि गोली दर्पण में एफ होता है, ये क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश से तरंगे होती हैं, प्रकाश तरंगे कैसे होती हैं? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों कि मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र से जाने वाली जो रेखा है ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मुख्य अक्ष, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अवतल अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, तब वस्तु की स्थिति होती है, क्या होती है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की में। अगला क्वेश्चन है कि गोली दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ध्रुव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों कि किसी माध्यम से प्रकाश का वेग वायु में प्रकाश के वेग से कम है, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी, यानी 1 से अधिक।
अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी उत्तल लेंस के 2f1 एवं अनंत के बीच वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा? तो ये ऑप्शन बी है कि वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो क्षमता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, +5D। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो ये होता है 1। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि पानी का जो अपवर्तनांक जो कितना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1.33। क्वेश्चन 11 है प्यारे बच्चों कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो ये है 2.42, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो ये क्या है? डायोप्टर है। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से जो लेंस सूत्र है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो वो कौन सा है प्यारे बच्चों? ये ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 14 है क्वेश्चन 14 है क्वेश्चन 14 कि यदि वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस एफ पर हो तो उसका जो प्रतिबिंब मतलब कहाँ बनेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनंत पर। क्वेश्चन आपका है अगला कि परावर्तन के कितने नियम हैं? आपको बताना है कि परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ये 2 हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन की प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो ये कहाँ पर होता है? हीरे में होता है। निम्न में से पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि जिस दर्पण का परावर्तन तल अंदर धंसा हो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वह अवतल दर्पण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल ये कितनी आपको बताना है। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारा ऑप्शन एक ही तरह लगता है, आप गलती करके आ जाते हो। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस बिंदु और फोकस के मध्य रखा जाता है और प्रतिबिंब बनेगा, यह कैसा बनेगा? तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला है कि गोली दर्पण से चाहे कितनी भी दूरी पर आप खड़े हैं हो सकता है हो आपका जो प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो दर्पण हो सकता है ये कौन सा दर्पण होगा? तो वो समतल अथवा उत्तल हो सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है आपका कि जिस दर्पण का परावर्तन तल बाहर की ओर उभरा हो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये बनता है छोटा, सीधा व आभासी। पानी के गिलास में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है, क्यों? ऐसा क्या होता है कि हम पानी गिलास में जब कोई चीज़ अगर डालते हैं, यानी सिक्का डाला हुआ है यहाँ पर है, तो ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है या किसके कारण होता है? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो ये अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये बनेगा सीधा एवं आभासी होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन है अगला कि वायु का अपवर्तनांक कितना है? तो आपको बताना है। तो ये ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, 1.003। अगला क्वेश्चन है कि गोली दर्पण का सूत्र क्या है, यानी गोली दर्पण का सूत्र क्या है ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे ध्यान से देखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे चैप्टर 11 से है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट चैप्टर है आपका, कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि निकट
निकट दृष्टि के निवारण हेतु कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि जो चलचित्र में किसका उपयोग होता है, यानी जो चलचित्र में हम उपयोग करते हैं तो इसमें दृष्टि निर्बंध का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि जरा जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है द्विफोक्सी लेंस का, यानी ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चों की क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि स्वस्थ आँखों के लिए निकटतम बिंदु होती है, यानी कि जो स्वस्थ आँखों के लिए जो निकटतम बिंदु होती है या होता है ये कौन सा होता है? तो आप सभी जानते हैं कि ये 25 सेंटीमीटर है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि आकाश का रंग जो होता है नीला प्रतीत होता है, तो ये किसके कारण प्रतीत होता है ये आपको बताना है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि रोग से उत्पन्न होने का क्या कारण है, यानी कि जो दीर्घ दृष्टि रोग से उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो ये कौन सा है आपको ये बताना है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये कैसा बनता है? तो ये उल्टा और वास्तविक बनता है, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है ये कितनी होती है? तो अभी हमने पढ़ा था कि ये 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इज राइट क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है आपसे कि नेत्र के अंदर उसे क्या कहते हैं जिस पर प्रतिबिंब बनता है? तो आप सभी जानते हैं उसे हम रेटिना कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र कैसा होता है, यानी कि जो मानव नेत्र ये कैसा होता है तो आपको बताना है। तो ये कैमरे की तरह होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए जो लेंस उपयोग में लाया जाता है तो वो उत्तल लेंस है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो क्वेश्चन कौन सा है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सूर्य उदय एवं अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लाल है। जिसको नहीं पता है तो एक बार सूर्य उदय और सूर्य अस्त समय एक बार सूर्य को देख भी लेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें से क्वेश्चन 13 है कि विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने हेतु आँखों के लेंस की जो फोकस दूरी है किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो ये आपको बताना है। तो ये होती है सिलरी मांसपेशियों द्वारा, यानी ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ आँखों के जो लिए है दूर बिंदु होती है तो ये क्या होती है? अनंत होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नेत्र में प्रकाश पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, तो इस झिल्ली को क्या कहा जाता है ये आपको बताना आता है। इसे कहा जाता है कार्निया, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे आज के क्लास 10th टर्म फर्स्ट एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी तैयारी कैसी थी, आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। ओके, टेक केयर गुरु बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।